छोटू ने अपनी खेती पर ध्यान केंद्रित किया। दुर्भाग्य से भले ही वो भयानक स्तर तक पहुंचने के कगार पर लग रहा था, फिर भी वो सफलता हासिल नहीं कर सका। मानसिक पैमाने के संदर्भ में वो लंबे समय से ही तोड़ने में सक्षम होने के बिंदु पर पहुंच गया था, लेकिन किसी कारण से वो नहीं कर सका। जैसे ही क्लेशों की शक्ति उसके माध्यम से प्रवाहित हुई, गड़गड़ाहट की आवाजें गूंज उठीं और नरक कुचलने वाले गॉड मैमथ की ताकत ने असंख्य वर्ल्ड्स मोनार्क चार्ट को भरने के लिए मेगा मैमथ की तुरही का कारण बनाया। गर्वित स्वर्ग चरवाहे को मारने के अपने प्रयास में पूरी तरह से चला गया था, और तथ्य ये है कि वो आदमी इसके माध्यम से रहता था, ये दर्शाता है कि उसकी खेती का आधार कितना गहरा था। इसके विपरीत छोटू समझ सकता था कि नरक कुचलने वाले गॉड मैमथ की ताकत का ये पहलू कितना गहरा था, और अब ये उसका और केवल उसका था। यहां तक कि अगर उसने अपनी गॉड लीजन सील खो दी तो भी वो इसे नहीं खोएगा। ताड़ना का धनुष, ईश्वर क्रोध तीर। उन्होंने हवा में एक प्रायोगिक शॉट दागा जो लड़ने की इच्छा की सर्वोत्कृष्टता के साथ सुनहरी रोशनी की एक लकीर बन गई। अब मैं समझ गया, उसने सोचा। उस पल में उन्हें प्राउड हेवन के गॉड लीजन सील के संस्करण का मूल अर्थ का एहसास हुआ। इसमें लड़ने की सबसे सर्वोच्च इच्छा थी। ये उनके अपने विपरीत था, जो सर्वोच्च शक्ति पर केंद्रित था। संभवतः आदिम युग से गॉड लीजन सील में सर्वोच्च मानस था। जब वे संयुक्त हो जाते हैं तो सर्वोच्च मानस सर्वोच्च शक्ति पर नियंत्रण रखता है और लड़ने की सर्वोच्च इच्छा को उजागर करता है। इस वजह से हालांकि गर्वित स्वर्ग अभी भी बहुत मजबूत था, लेकिन वो अभी तक ईश्वरीय स्वर्गारोहण तक नहीं पहुंचा था। उसके पास न तो शक्ति थी, न ही अपने परम सार को मजबूत करने की मानस। वो सारी सृष्टि को हिला सकता था, चीजों के बड़े दृश्य को बदल सकता था और आदिम युग और अमर दाव युग पर युद्ध छेड़ सकता था। लेकिन वो देवताओं की सेना के स्तर तक नहीं पहुंच सका। प्राउड हेवन, छोटू ने सोचा। जब आप लड़ रहे होते हैं तो आप कितने मजबूत होते हैं। वो हंसा। अगर मैं आपकी लड़ाई की इच्छा का उपयोग और अध्ययन करना जारी रखता हूं तो इसे सच्चे शैतान अनस्पॉइल्ड बाय असंख्य कल्प और क्लेश शरीर के साथ जोड़ना निश्चित रूप से अभूतपूर्व लड़ाई सर्वोत्कृष्टता की ओर ले जाएगा। मेरे पास सर्वोच्च शक्ति है, साथ ही लड़ने की इच्छा शक्ति भी है, और अब मेरे पास कुछ महात्मा जेड हैं। इन सब के साथ मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप मर जाएंगे प्राउड हेवन। छोटू, उनके क्लोन ने कहा, यह निश्चित रूप से महात्मा जेड है। आप इसका उपयोग पावर अप करने के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि मैं इसे पाने के लिए लगभग मर गया था। मैं इसका आगे अध्ययन करने से पहले इसका उपयोग नहीं करना चाहता। मेरे पास 3 लाइव स्टोन और चर्मपत्र स्क्रोल है। मुझे आगे जो करने की जरूरत है वो है एक दुश्मन को पकड़ना और उन्हें सच्चे शैतान अनस्पॉइल्ड बाय असंख्य कल्प और क्लेश शरीर की खेती करने के लिए मजबूर करना। तब मैं परीक्षण कर सकता हूं कि महात्मा जेड क्या कर सकते हैं। मुझे अपनी खेती में तेजी लानी है, छोटू ने सोचा। वो बाहर पहुंचा और जॉय फ्लावर पैलेस से एक हिजड़ा को पकड़ा, एक वाद्य साथी जिसने गिनने के लिए बहुत सारी जानें ले ली थीं और लगातार घूमते भूतों की छवियों से घिरा हुआ था। अपने भाग्य में झांकते हुए छोटू को कर्म का लाल रंग दिखाई दे रहा था। जाहिर है इस आदमी ने इतने सारे लोगों को मार डाला और प्रताड़ित किया था कि उनकी शत्रुता ने उसके भाग्य पर अभिशाप डाल दिया था। हालांकि छोटू ने भी गिनने के लिए बहुत सारे दुश्मनों को मार डाला था, एक भाग्यहीन के रूप में वो उसी तरह प्रभावित नहीं हुआ था, भले ही लोगों ने उसे सीधे श्राप देने की कोशिश की हो। अभी छोटू इस हिजड़े से 1-2 चीजें सीखने की उम्मीद कर रहा था। बंदी बनाए जाने के बावजूद हिजड़ा हमेशा की तरह ही क्रूर था और काफी हद तक निर्दयता की हवा बिखेर रहा था। उसकी शातिर आंखें बार बार दरवाजे कर रही थीं, जिससे वो ऐसा लग रहा था जैसे वो सांप की तरह हो जो किसी भी समय छोटू को काटने की कोशिश कर सकता है। छोटू को ऐसे व्यक्ति को अपने अधीनस्थों में से एक के रूप में कोई इच्छा नहीं थी, इसलिए उसने बस उसे हथेली से थप्पड़ मारा, जिससे सच्चे शैतान अनस्पॉइल्ड बाय असंख्य कल्प और क्लेश शरीर उसके अंदर चला गया। हिजड़ा कांप उठा जैसे ही विस्फोटक महत्वपूर्ण ऊर्जा उसके अंदर आ गई। तुम मुझे शोध करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो लड़के? अच्छा, मैं इस तकनीक को उस बिंदु तक विकसित करूंगा जहां मैं तुम्हें काट सकूं और तुम्हें अपने पास रख सकूं। जल्द ही उसके अंदर पॉपिंग की आवाजें सुनाई दी और जैसे ही वो 4 क्लेशों के स्तर तक पहुंचा, क्लेश ऊर्जा बढ़ गई। छोटू ने प्रक्रिया को कुछ देर तक चलने दिया, फिर हिजड़े को एक और थप्पड़ से मारा। अपनी मानसिक शक्ति को प्रसारित करो और इस प्राचीन जेड़ में भेजो। थप्पड़। हिजड़ा संघर्ष कर रहा था, लेकिन छोटू का विरोध नहीं कर सका। जल्द ही उनकी मानसिक शक्ति उनकी नवजात दिव्यता से निकाली जा रही थी और महात्मा जेड में भेजी जा रही थी। जैसे ही जेड उत्तेजित हुआ, इसने एक मध्यम चमक उत्सर्जित की, जिसके भीतर एक गुरुत्वाकर्षण बल था। वो हिजड़ा चिल्लाया और छोटू की मुट्ठी में छटपटाया। कुछ ही क्षणों में उसका सारा खून उससे चूस लिया गया था और वो एक खाली भूसी के अलावा कुछ नहीं रह गया था। उसकी चेतना का सागर खाली था और वो अब नहीं था, पूरी तरह से चला गया।
स्वर्ग और पृथ्वी के भीतर से पूरी तरह से गायब हो गया। यहाँ तक कि उसकी आत्मा भी असंख्य वर्ल्ड्स मोनार्क चार्ट में नहीं रही, वो तुरंत महात्मा जेड द्वारा अवशोषित कर ली गई। छोटू वास्तव में चौंक गया, क्योंकि उसने महसूस किया कि अगर उसने अपनी मानसिक शक्ति के साथ अपने आप पर प्रयोग किया तो उसे महात्मा जेड द्वारा एक सूखी लाश के रूप में भी बदल दिया जाएगा। इसके साथ ही उसने जॉय फ्लावर पैलेस से एक और वादिश चरित्र का निर्माण किया, एक हट्टा कट्टा पत्नी जिसने गिनने के लिए बहुत सारे लोगों का वध कर दिया था। वो स्पष्ट रूप से इस प्रकार का विलन व्यक्ति था जो कभी भी एक नया पत्ता नहीं पलटेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। छोटू ने पहले उसे महात्मा जेड को उठाने के लिए अपनी वास्तविक शक्ति का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन इस प्रकार के प्रयास बेकार थे। वो बहुत भारी था। वास्तव में असर किलिंग क्लोन के इसे उठा पाने का एकमात्र कारण ये था कि उसने असंख्य वर्ल्ड्स मोनार्क चार्ट में हर चीज पर पूर्ण कमांड का प्रयोग किया था। इसे विकसित करो, छोटू ने आदेश दिया, और हट्टा कट्टा पत्नी को हथेली के प्रहार से सच्चे शैतान अनस्पॉइल्ड बाय असंख्य कल्प और क्लेश प्रदान किया। जल्द ही वो 10 क्लेशों के स्तर तक पहुंच गया था और इतना मजबूत हो रहा था जैसे वो मुक्त होने के लिए तैयार हो रहा हो और छोटू के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो रहा हो। उसके लिए दुख की बात यह थी कि छोटू का मानसिक पैमाना 18 का था, इसलिए कोई रास्ता नहीं था कि वो उसके लिए एक मैच था। वो आदमी गुस्से में चिल्लाया, लेकिन उसके पास छोटू के आदेशों का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस बार जेड ने उसकी मानसिक शक्ति को अवशोषित नहीं किया, इसके बजाय मानसिक शक्ति की धारा उसमें वापस बह गई, जिससे वो अचानक भयानक स्तर तक पहुंच गया। करीब से देखने पर छोटू ने महसूस किया कि हट्टा कट्टा पत्नी ने उस मानसिक शक्ति को अवशोषित किया जो हिजड़े से ली गई थी, और इसका उपयोग उच्च स्तर तक पहुंचने के लिए कर रहा था। मुझे ये मत बताओ कि सफलता के लिए उसका उपयोग करने से पहले आपको किसी को मारना होगा, छोटू ने सोचा। इस बीच हट्टा कट्टा पत्नी ने पहले ही सोच लिया था कि वो अजेय है और छोटू से लड़ना शुरू करने के लिए मुड़ गया। हालांकि छोटू ने उसे हथेली के थप्पड़ से अपने पैरों से ग्यार मारा और कहा, अपनी मानसिक शक्ति को फिर से उस जेड में भेजो। आदमी के पास आदेश का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तुरंत जेड से एक हल्की रोशनी निकली और हट्टा कट्टा पत्नी ने इस्तीफे में आह भरी। पलक झपकते ही उसकी सारी मानसिक शक्ति, मांस और रक्त जेड में चूस लिया गया और वो एक सूखी भूसी में सूख गया। छोटू दंग रह गया। जाहिर है उनका पिछला अनुमान सही था। स्पष्ट रूप से महात्मा जेड केवल किसी ऐसे व्यक्ति के लिए उपयोगी होगा जिसने सच्चे शैतान अनस्पॉइल्ड बाय असंख्य कल्प और क्लेश शरीर की खेती की थी। लेकिन चरवाहे ने उस तकनीक को विकसित नहीं किया, तो वो इसमें हेरफेर कैसे कर पाया? इस बीच असर किलिंग क्लोन ने देखा कि दोनों लाशें धीरे धीरे राख में जल गईं। छोटू की ओर देखते हुए, जो बस गहरी सोच में बैठा था, उसने पूछा, तो क्या लगता है, क्या आपके प्रयोग सफल रहे? मुझे अभी तक यकीन नहीं है, छोटू ने कहा। वैसे जब आप उस जेड को पकड़ते हैं तो कैसा लगता है? क्लोन ने अपना सिर हिला दिया और कहा, ऐसा लगता है जैसे मैं एक पहाड़ उठाने की कोशिश कर रहा हूं। ये केवल असंख्य वर्ल्ड्स मोनार्क चार्ट की शक्ति के साथ ही है कि मैं इसे हिला भी सकता हूं। अब जबकि मैं भयानक स्तर तक पहुंच गया हूं, मेरे पास चार्ट के अधिक कार्यों तक पहुंच है। इसके साथ और एक गॉड इंजन के, मैं शायद गॉड वर्ल्ड से प्राचीन पहाड़ों को उखाड़ सकता हूं। मुझे कुछ और प्रयोग करने चाहिए। शायद मैं इस पर गॉड लीजन सील या किंग इमॉर्टल स्लेयर के विरासत पदकों का उपयोग करने का प्रयास करूं। यह अंततः किंग इमॉर्टल स्लेयर के खतरे और साथ ही मुक्त होने की कुंजी हो सकता है। इस प्रकार छोटू ने अपना अध्ययन जारी रखा। वो न केवल अपनी साधना में सुधार कर रहा था, बल्कि वो गॉड लीजन सील द्वारा लगाई गई बेड़ियों से पूरी तरह से मुक्त होने के तरीकों का पता लगा रहा था। एक बार जब उसने अपनी क्षमताओं को सर्वोच्च स्तर तक धकेल दिया और अपनी मानसिक शक्ति में वृद्धि की, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका सामना किससे हो। फील्ड डेविल लीग, प्राचीन सड़क के निष्पादक, प्राउड हेवन, या यहां तक कि आदिम युग का व्यक्ति भी गॉड लीजन सील के साथ, वो निश्चित रूप से खुद को सुरक्षित रख पाएगा। यद्यपि उसका मानसिक पैमाना 18 का था, लेकिन वो पूरी तरह से जानता था कि वहां ऐसे विशेषज्ञ थे जिनके पैमाने 100 से भी अधिक थे। उदाहरण के लिए, निष्पादकों का सम्राट, प्राउड हेवन, और सबसे अधिक संभावना है कि चरवाहा भी ऐसा ही था। समय बीतता गया और उसने 100 से भी अधिक वादिश बंदियों पर प्रयोग किए। परिणाम बहुत ही उलझन भरे थे। कभी कभी जो लोग जेड का उपयोग अपने सच्चे शैतान अनस्पॉइल्ड बाय असंख्य कल्प और क्लेश को बेहतर बनाने के लिए करते थे, उन्हें सफलताएं मिलती थीं। अन्य अवशोषित हो जाते। कुछ लोगों ने जिन्होंने इसका दूसरी बार उपयोग किया, उन्हें वास्तव में अधिक सफलताएं मिलती, जबकि अन्य मर जाते। छोटू न तो सिर बना सकता था और न ही पूंछ, केवल एक स्थिर था। वे अंत में मर जाते। उनकी मानसिक शक्ति और क्लेश ऊर्जा महात्मा जेड की गहराई में खींच ली जाती। जेड के लिए इसके साथ कुछ भी नहीं हुआ। ये लगभग ऐसा था जैसे कोई रहस्यमय इकाई अंदर छिपी हुई हो, जो सब कुछ खा रही हो। अब तक छोटू किसी भी प्रकार के पैटर्न या नियम को समझने में सक्षम नहीं था।
उनकी मूल धारणा ये थी कि जेड किसी को अवशोषित कर लेगा, फिर अपनी शक्ति अगले व्यक्ति को दे देगा। लेकिन 100 से अधिक खलनायकों के साथ प्रयोग करने के बाद उन्होंने पाया कि उनका सिद्धांत गलत था। कुछ लोग ऊर्जा कला में 2 या 3 सफलताओं और भारी वृद्धि का अनुभव करेंगे, फिर अंततः मर जाएंगे। कभी-कभी लोग मरने से पहले 4 या 5 बार जेड का उपयोग करने में सक्षम थे। छोटू को पता नहीं था कि इसका क्या मतलब है, और वो ये भी अनुमान नहीं लगा सकता था कि जेड की आवश्यकताएं क्या थीं, और उसे नहीं पता था कि जेड में अपनी मानसिक शक्ति भेजना उसकी मृत्यु के साथ समाप्त होगा या नहीं। इसके अलावा जेड द्वारा जारी की जाने वाली मानसिक शक्ति का कोई विशेष लाभ नहीं था। आखिरकार छोटू के पास खुद बहुत सारी ऊर्जा कलाएं थीं जो उनके दुश्मनों की आत्माओं, मानसिक शक्ति और ऊर्जा कलाओं को अवशोषित कर सकती थीं। हालांकि जैसा कि उन्होंने अपना शोध करना जारी रखा, उन्हें एहसास हुआ कि कुछ अजीब चल रहा था। जेड क्या प्रदान कर सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं लग रही थी। उदाहरण के लिए, छोटू, जिसके पास 18 का मानसिक पैमाना था, अपार मानसिक शक्ति के साथ सभी प्रकार के दुश्मनों को मारने के लिए घूम सकता था, लेकिन ये उसे उच्च स्तर तक पहुंचने में मदद नहीं करेगा। आमतौर पर चीजें इसी तरह काम करती थीं। सफलताओं को प्राप्त करने का एकमात्र तरीका साधना का अभ्यास करना, जादुई कानूनों का ज्ञान प्राप्त करना और धीरे धीरे मानसिक शक्ति का निर्माण करना था। लेकिन महात्मा जेड अलग था। जब इसने मानसिक शक्ति को अवशोषित किया, फिर इसे छोड़ दिया, तो उस शक्ति की कोई सीमा नहीं थी। ये इसे लेने वाले के मानस में सीधे जुड़ जाएगा। छोटू के पास पहले 3 का मानसिक पैमाना था। फिर चरवाहे की मानसिक शक्ति के लिए धन्यवाद जो महात्मा जेड द्वारा उस पर फैलाया गया था, वो तुरंत 18 तक कूद गया था। यहां तक कि अगर चरवाहे ने जानबूझकर छोटू को आशीर्वाद देने का प्रयास किया था, तो कोई रास्ता नहीं था कि वो उसे 4 के स्तर तक भी धकेल सकता था। और अगर उसने उस संबंध में खुद को बहुत अधिक परिश्रम किया, तो उसने अपनी नवजात दिव्यता को नुकसान पहुंचाया या यहां तक कि नष्ट कर दिया। लेकिन महात्मा जेड पूरी तरह से अलग तरीके से काम करते थे। ये स्वर्ग, दाव, देवताओं, अमरों और सारी सृष्टि की अवहेलना में था। ये कितना चौंकाने वाला था, इसका सटीक वर्णन करने के लिए कोई शब्द नहीं थे। छोटू ने इस प्रक्रिया में 1000 से अधिक दुष्ट पात्रों का उपयोग करते हुए लगभग 100 वर्षों तक इस तरह का शोध किया। उनमें से कुछ बेहद निम्न स्तर पर शुरू हुए, उदाहरण के लिए सैकड़ों में शक्ति सूचकांक वाले ग्रैंड सम्राट और केवल शानदार इच्छा शक्ति। फिर पलक झपकते ही वे अस्थिर करने के स्तर तक पहुंच जाएंगे और अंततः 5 की मानसिक शक्ति के साथ भयानक विशेषज्ञ बन जाएंगे। ऐसे लोग अक्सर अहंकार से छोटू को मारने की कोशिश करते थे, लेकिन उनके द्वारा उन्हें अधीनता में थप्पड़ मार दिया जाता था और उन्हें महात्मा जेड के साथ काम करना जारी रखने के लिए मजबूर किया जाता था। यहां तक कि उनमें से सबसे भाग्यशाली कभी भी जेड के साथ काम करने से पहले लगभग 5 बार से अधिक नहीं टिकेंगे, इससे पहले कि वे सूखे हों। 1000 प्रयोगों के बाद भी छोटू ने कोई वास्तविक प्रगति नहीं की थी। ये लगभग ऐसा था जैसे महात्मा जेड एक शरारती बच्चा था जो सिर्फ यादृच्छिक चीजें करना पसंद करता था। कभी कभी ये एक पंक्ति में 10 बूस्ट प्रदान करता था और कभी कभी ये लगातार 10 पीड़ितों को अवशोषित कर लेता था। एकमात्र स्थिरांक ये था कि इसके द्वारा प्रदान की गई मानसिक शक्ति किसी भी तरह से सीमित नहीं थी। छोटू ने 100 साल के शोध और अध्ययन से थककर धीरे धीरे अपना सिर हिलाया। महात्मा जेड के रहस्यों को खोलने के अपने प्रयासों में 1000 से अधिक दुष्ट पात्रों का उपयोग करने के बावजूद वो असफल रहा था। उसने कहा कि उन्होंने अपने प्रयोगों में जिन राक्षसों का उपयोग किया था, उनमें से किसी में भी विशेष रूप से प्रभावशाली मानसिक शक्ति नहीं थी। उनमें से कोई भी उच्चतम 5 का मानसिक पैमाना था जो चरवाहे के स्तर के करीब कहीं भी नहीं था। कम से कम आपने कुछ सीखा, अमर हत्या करने वाले क्लोन ने कहा। पहली बात, महात्मा जेड अपनी मानसिक शक्ति का उत्पादन नहीं कर सकता है, लेकिन यह किसी भी शक्ति की सीमाओं को पूरी तरह से खोल देता है। ये अपने आप में स्वर्ग विरोधी है। दूसरी बात जो आपने सीखी वो ये है कि केवल सच्चे शैतान, अदूषित असंख्य कल्प और क्लेश वाले लोग ही महात्मा जेड द्वारा अवशोषित किए जा सकते हैं। तीसरी बात कि कोई विशिष्ट नियम या पैटर्न नहीं है, जिसका मतलब है कि इसका उपयोग करते समय आपको बेहद सावधान रहना होगा। अभी जेड में 5 के पैमाने के साथ एक विशेषज्ञ की मानसिक शक्ति है। जो कोई भी इसका उपयोग करेगा वो निश्चित रूप से भयानक स्तर तक पहुंचेगा। दुर्भाग्य से आपको पता नहीं है कि इसका उपयोग करने वाला अगला व्यक्ति धन्य होगा या मारा जाएगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, छोटू ने सिर हिलाया। दुर्भाग्य से मुझे नहीं पता कि अनुसंधान और अध्ययन के मामले में अब क्या करना है। इससे भी बुरी बात यह है कि अगर किसी कारण से एक परीक्षण विषय 20 या 30 के मानसिक पैमाने पर पहुंच गया तो हम उन्हें नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। इसके बारे में चिंता मत करो। जब तक हम असंख्य वर्ल्ड मोनार्क चार्ट में हैं, मैं किसी ऐसे व्यक्ति से निपट सकता हूं जिसके पास 30 का मानसिक पैमाना है। दरअसल मुझे नहीं लगता कि आप शोध और इस जांच की पंक्ति को जारी रखकर कुछ और सीखने वाले हैं।
ये निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि महात्मा जेड को कैसे काम करना चाहिए, अन्यथा ये बहुत मूल्यवान नहीं होता। क्या होगा अगर समस्या ये है कि ये इसका केवल एक टुकड़ा है? शायद आपको उनका उपयोग करने से पहले और टुकड़े इकट्ठे करने चाहिए। शायद। लेकिन एक बात जो मुझे अभी तक समझ में नहीं आई है वो ये है कि चरवाहे अपनी मानसिक शक्ति को इसमें कैसे भेज सका, हालांकि वो शैतान अदूषित असंख्य असंख्य कल्प और क्लेश काटने का नहीं करता। ये तकनीक निश्चित रूप से आवश्यकताओं में से एक है। ये तथ्य कि उसकी मानसिक शक्ति जेड के अंदर थी, यही एकमात्र कारण है कि मैं 18 के मानसिक पैमाने पर पहुंच गया। हो सकता है कि वो इसकी खेती करता हो और आप नहीं बता सकते, या हो सकता है कि उसके पास कुछ और गुप्त क्षमताएं हों जिनके बारे में आपको नहीं पता। आपने अभी अभी 100 साल का शोध किया और मैंने असंख्य वर्ल्ड मोनार्क चार्ट की बहुत सारी शक्तियों के साथ आपकी मदद की। इन सब के बावजूद हमें नहीं पता कि जेड इसके अगले उपयोग के साथ क्या करेगा। ये लगभग ऐसा है जैसे महात्मा जेड आपके समान है कि ये भाग्य के बाहर मौजूद है। ये लगभग ऐसा है जैसे ये एक भाग्यहीन है। सच है, मैंने अपने व्हील ऑफ फेट का भी उपयोग किया लेकिन कुछ नहीं मिला। ये वास्तव में स्वर्ग को धफाने वाली ईश्वर की वस्तु है। ये येन और यांग को भ्रमित करता है, 3 लोकों को पार करता है और 5 चरणों के अनुरूप नहीं है। उसने कहा, हमारे पास अभी भी समय है, कुछ शोध करना भी जारी रख सकते हैं। लेकिन आपकी योजना क्या है? हालांकि क्लोन ने कहा, मुझे मत बताओ कि आपके पास कोई और चाल है। मैं करता हूं। मैं अंत में गॉड लीजन सील और किंग इमॉर्टल स्लेयर के विरासत पदकों को आजमाने जा रहा हूं। मैं देखना चाहता हूं कि अगर मैं उन पर जेड का उपयोग करता हूं तो क्या होता है। यह हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होने जा रहा है। आप किंग इमॉर्टल स्लेयर के उत्तराधिकारी हैं, इसलिए जब वो अंततः पुनर्जीवित होगा तो आप बहुत ही नाजुक स्थिति में होंगे। आखिरकार यदि आप बाघ की सवारी करते हैं तो उतरना मुश्किल है। इससे भी बदतर ये कि अंतिम पदक अभी भी किसी और के हाथों में है, शायद प्राउड हेवन, और इसका मतलब है कि वो असंख्य वर्ल्ड मोनार्क चार्ट में प्रवेश करने में सक्षम हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, चार्ट हमारी रक्षा की अंतिम पंक्ति है, इसलिए ये तथ्य कि इसमें भेद्यता है बहुत परेशानी भरा है। हम नहीं चाहते कि ये चार्ट हमारी कब्र के रूप में समाप्त हो। अभी हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता ये अंतिम पदक प्राप्त करना होना चाहिए। हालांकि मैं अभी भी इस बात को लेकर चिंतित हूं कि क्या होगा जब 9 पदक मिल जाएंगे। किंग इमॉर्टल स्लेयर की इच्छा निश्चित रूप से मुझे कब्जे में रखने का प्रयास करेगी। क्लोन ने आह भरी कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यदि आप बाघ की सवारी करते हैं तो उतरना मुश्किल है। हम अंतिम पदक दुश्मन के हाथों में नहीं छोड़ सकते और हम उन्हें जोड़ नहीं सकते। तो हमें क्या करना चाहिए? सरल है। एक बार जब हमें अंतिम पदक मिल जाता है तो हम तुरंत इसे सील कर देते हैं और इसे दूसरों से जुड़ने से रोक देते हैं। पदक हमारे लिए सीधे नियंत्रित करने के लिए बहुत दुर्देह हो सकते हैं, लेकिन अगर हम इसे अपने लिए करने के लिए कुछ शक्तिशाली वस्तु का उपयोग कर सकते हैं तो हम तैयार हो जाएंगे। और गॉड लीजन सील और इस महात्मा जेड से मजबूत कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ और है जो विरासत पदकों और महात्मा जेड से अधिक मजबूत है, और शायद ये असंख्य वर्ल्ड मोनार्क चार्ट के समान स्तर पर भी है। उनकी उत्पत्ति भी समान हो सकती है। छोटू ने सिर हिलाया। तुम्हारा मतलब है कब्रिस्तान? ये देखते हुए कि कब्रिस्तान कई अमर विश्व के साथ फट सकता है, यहां तक कि कुछ में सैकड़ों में रैंक के साथ, ये स्पष्ट था कि ये बेहद मजबूत है। शायद ये लगभग असंख्य वर्ल्ड मोनार्क चार्ट के समान स्तर का था या इससे भी आगे। दुर्भाग्य से ये कहना मुश्किल था कि कब्रिस्तान का अंतिम मालिक कौन होगा। ठीक है, आरंभ करने का समय आ गया है। छोटू ने अपना हाथ लहराया और नर्क कुचलने वाले गॉड मैमथ की शक्ति का आह्वान किया। असंख्य वर्ल्ड मोनार्क चार्ट में एक सीलिंग मार्क तुरंत दिखाई दिया, और जैसे ही वो सामने आया, सुनहरी रोशनी चमक उठी और गॉड लीजन सील छोटू के हाथ में गोली मार गई। छोटू ने पहले ये मान लिया था कि अपने आप पर प्रहार करने के बाद गॉड लीजन सील तेजी से दूर महसूस होगा, लेकिन इसके बजाय ये हमेशा की तरह परिचित लगा। वास्तव में ये उससे प्रेमी के रूप में फिर से जुड़ने के लिए उत्सुक लग रहा था, और ये स्पष्ट रूप से उसकी चेतना के समुद्र में गोली मारना चाहता था। छोटू जानता था कि कुछ प्रतिक्रिया इसलिए थी क्योंकि उसने प्राउड हेवन के स्ट्रेंथ ऑफ द हेल क्रशिंग गॉड मैमथ के वर्जन को थोड़ा सा अवशोषित कर लिया था। सभी उद्देश्यों के लिए ये लगभग ऐसा था जैसे उसने गॉड लीजन सील का एक और टुकड़ा हासिल कर लिया हो। बेशक छोटू सील को वो नहीं करने दे सकता था जो वो चाहता था। उसने अपना हाथ लहराया, अपनी ऊर्जा कला को एक्टिवेट किया और गॉड लीजन सील को अपने सामने तैरने का कारण बनाया। ये कोई व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक सीलिंग मार्क था, और यद्यपि इसमें अपार शक्ति थी, ये वर्तमान में अभी भी खंडित था और निश्चित रूप से छोटू के नियंत्रण के दायरे में था। दबाव। सील का सुनहरा भूत महात्मा जेड पर उतरा और गड़गड़ाहट की आवाजें तुरंत गूंज उठीं। पलक झपकते ही जेड निश्चित रूप से इस तरह कांपने लगा जैसे वो अपने पुराने कट्टर दुश्मन की उपस्थिति में हो। इसी समय ऐसा लग रहा था कि गॉड लीजन सील महात्मा जेड को अवशोषित करने जा रही थी। शायद ये 2 भगवान आइटम वास्तव में अतीत में टकरा गए थे। अचानक छोटू को ऐसा लगा जैसे वो हर चीज की शुरुआत में वापस आ गया है।
जब शैतान और देवता आपस में भिड़ गए थे और संप्रभु भगवान ने सच्चे शैतान से लड़ाई की थी। सारी सृष्टि को हिला दिया था, महान दावों को चकनाचूर कर दिया था और ब्रह्मांड को गुमनामी में डुबो दिया था। किंग इमॉर्टल स्लेयर की विरासत पदक। एक हाथ की लहर के साथ क्लोन ने पदक जारी किए, उन्हें सीधे महात्मा जेड की ओर भेज दिया। जेड अब 2 शक्तिशाली वस्तुओं के हमलों को बनाए रख रहा था, जिससे ये जेड रंग की रोशनी का उत्सर्जन कर रहा था, जिसने इसके चारों ओर सुरक्षा का एक डोमेन बनाया। गोंग। तीनों आइटम आपस में भिड़ गए और एक गगनभेदी आवाज सुनाई दी, जिससे छोटू की आत्मा और चेतना का समुद्र कांपने लगा। छोटू को अचानक लगा कि अतीत का एक विशाल शैतान स्वर्ग और पृथ्वी को पैरों के नीचे कुचलने की शक्ति के साथ उसकी ओर दौड़ रहा है। प्रहार से बचना असंभव था और उसे उड़ाते हुए भेजा गया। उसके मुंह से खून निकल रहा था। अमर हत्या करने वाले क्लोन ने थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया और उसे पीछे की ओर फेंक दिया गया। उसका शरीर कुचल दिया गया। शुक्र है उसके पास बुलाने के लिए ईश्वरत्व के सितारे थे और लगभग उसी क्षण में पूरी तरह से ठीक हो गया था। सुप्रशिक्षित। क्रंच। कोई भी उन्हें संचालित नहीं कर रहा था। तीनों जादुई खजाने बस वहां लटके हुए थे, गतिहीन। लंबे समय तक ठीक होने के बाद छोटू और उसका क्लोन अपने पैरों पर चढ़ गए और मुस्कुराहट का आदान प्रदान किया। तो क्लोन ने कहा, वे एक दूसरे को नियंत्रण में रख सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हम परिणामी उतार चढ़ाव से निपटने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हैं। आम लोग जिन्होंने ऐसा करने की कोशिश की थी, वे पहले ही मर चुके होंगे। एक और प्रयोग विफल हो गया था। इस महात्मा जेड के साथ काम करना आसान नहीं है। मुझे लगता है कि इसकी प्रतिष्ठा को देखते हुए केवल इसी की उम्मीद की जा सकती है। अगर मैं ग्रेट नेक्रोपोलिस पर नियंत्रण हासिल कर सकता हूं, तो इससे निपटना बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। लेकिन इस बिंदु पर यह बिल्कुल यथार्थवादी नहीं है। द ग्रेट नेक्रोपोलिस, क्लोन ने कहा, आपने अभी तक उस ईश्वर शक्ति के बीज को पूरी तरह से आत्मसात नहीं किया है ना? गहन वीरता यहां असंख्य वर्ल्ड्स मोनार्क चार्ट में कैद है, लेकिन वो अभी भी अपनी खेती को आगे बढ़ाने के लिए कब्रिस्तान की शक्ति का उपयोग कर सकता है। पिछले कुछ वर्षों में उनकी ऊर्जा कलाओं ने काफी वृद्धि हुई है और वो भयानक स्तर के करीब और करीब आ रहे हैं। वास्तव में अगर मैं खुद भयानक स्तर तक नहीं पहुंच पाता, तो मैं उसे सील नहीं रख पाता। संयोग से, हालांकि लीफ डाओ डेनियर अभी भी त्वचा और हड्डियों से थोड़ा अधिक दिखता है, लेकिन वो अंदर से ताकत से फट रहा है। वे दोनों अभी भी समस्याएं पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, छोटू ने कहा। वो ठंडे स्वर में मुस्कुराया। ये देखते हुए कि मैं पहले की तुलना में कितना मजबूत हूं, वे मौत को दावत दे रहे हैं। अगर वे दोनों भयानक स्तर पर पहुंच गए तो मुझे चिंता नहीं होगी। अचानक छोटू की आंखें चमक उठी। एक सेकंड रुको। गहन वीरता एक उत्तराधिकारी है। मैं उसे सच्चे शैतान अदूषित अंशंक कल्प और क्लेश शरीर विकसित करने के लिए मजबूर कर सकता था। फिर उसकी मानसिक शक्ति को महात्मा जेड में भेज सकता था। यदि जेड इसे अवशोषित करता है, तो उसे ईश्वर शक्ति के बीज को भी अवशोषित करना चाहिए। ये ग्रेट नेक्रोपोलिस और महात्मा जेड के बीच लड़ाई की तरह होगा। मुझे आश्चर्य है कौन सा मजबूत है। ये अच्छा विचार है, क्लोन ने सिर हिलाया। बस चतुर बनने की कोशिश में खुद को मूर्ख मत बनाना। क्या होगा अगर गहन वीरता वास्तव में जेड की शक्ति को अवशोषित कर ले और इसका उपयोग कब्रिस्तान की ईश्वर शक्ति को उत्तेजित करने के लिए करे? यह बड़ी समस्याएं पैदा कर सकता है, यहां तक कि असंख्य वर्ल्ड्स मोनार्क चार्ट में भी। मुझे पता है, मेरा विश्वास करो, मुझे इस संबंध में बहुत अनुभव है। उस महात्मा शैतान ने मुझे शोध के उद्देश्यों के लिए उपयोग करने की कोशिश की जब वे भगवान रक्त नदी को सील कर रहे थे। अंत में मुझे ही फायदा हुआ। मनहूस भगवान प्रेरित ने कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की, केवल एक मानसिक दास में बदल गया। मैं इसके प्रभावों से पूरी तरह से परिचित हूं। उसने एक पल के लिए सोचा। अभी जेड के अंदर 5 के मानसिक पैमाने के बराबर शक्ति है। यहां तक कि अगर गहन वीरता ने इसे अवशोषित कर लिया, फिर भी वो भयानक स्तर तक नहीं पहुंच पाएगा। एक भयानक उत्तराधिकारी बेहद शक्तिशाली होगा, क्रोन ने कहा। हम गहन वीरता और लीफ डाउ डेनियर पर एक नजर डाल क्यों नहीं लेते? देखते हैं वे कैसे कर रहे हैं। ये देखते हुए कि मैं पहले की तुलना में कितना मजबूत हूं, मुझे उनसे डरने की कोई बात नहीं है। और अगर वे कुछ भी मजेदार करने की कोशिश करते हैं तो मैं तुरंत बता पाऊंगा। हालांकि ये वैसा ही है जैसा आपने कहा था, बाघ को पालना आपदा को आमंत्रित करना है। मुझे लगता है कि मैं उनका उपयोग महात्मा जेड के कुछ रहस्यों को खोलने के लिए कर सकता हूं, लेकिन मैं उन्हें अपनी ऊर्जा कलाओं में सच्ची प्रगति प्राप्त करने की अनुमति नहीं दे सकता। कुछ अग्रिम तैयारी की आवश्यकता होगी। छोटू ने सिर हिलाया। अमर हत्या करने वाले क्लोन ने सही कहा था कि यदि गहन वीरता किसी तरह महात्मा जेड का उपयोग करके सच्चे शैतान अदूषित अंशंक कल्प और क्लेश शरीर को सफलतापूर्वक विकसित कर सकती है, तो ये अनकही समस्याएं पैदा कर सकती है। वास्तव में 2 विशाल अज्ञात थे। पहला यह था कि ग्रेट नेक्रोपोलिस के गॉड पावर बीज का क्या होगा जब गहन वीरता भयानक स्तर पर पहुंचेगी। क्या वो असंख्य वर्ल्ड्स मोनार्क चार्ट से मुक्त हो सकेगी?
दूसरा, यदि गहन वीरता महात्मा जेड के साथ गहरा संबंध बनाने में कामयाब रही तो क्या होगा अगर वो इसे छीन ले? इस स्थिति में छोटू अपने दुश्मन को पत्नी दे रहा होगा और उसके लिए सैनिकों को भी खो देगा। जाहिर है उन्हें जो भी योजना बनाई थी उनमें उन्हें ये सब बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहले योजना बनाएं, फिर कार्य करें, सभी रणनीतियों पर विचार करें। इस तरह से छोटू काम करता था। अगर वो इस तरह काम नहीं करता तो वो आज तक जिंदा नहीं रहता। यद्यपि उन्हें अपने जीवन में भाग्य से निश्चित रूप से लाभ हुआ था, लेकिन उनकी अधिकांश सफलता सुविचारित योजनाओं से आई थी। मौजूदा मुद्दों पर विचार करने के बाद वो गहन वीरता से निपटने के लिए एक योजना बनाए। उसने अपने अमर हत्या करने वाले क्लोन को सब कुछ समझाया, जिसने सहमति में सिर हिलाया। बाद में उन दोनों ने असंख्य वर्ल्ड्स मोनार्क चार्ट के माध्यम से उड़ान भरी, जब तक कि वे एक परम शून्यता और मौन का स्थान नहीं बन गए। ये एक ऐसा स्थान था जो महत्वपूर्ण ऊर्जा के उतार चढ़ाव से भरा हुआ था, लगभग ऐसे जैसे यहाँ एक नया ब्रह्मांड उग रहा है। ये ऐसी चीज थी जिसे क्लोन ने भयानक स्तर पर पहुंचने के बाद अनलॉक किया था। अब उनके पास कई और वर्तनी संरचनाओं तक पहुंच थी। इसके अलावा खेती के वर्षों ने क्लोन के मानसिक पैमाने को 3 पर धकेल दिया था, और ऐसा नहीं लग रहा था कि ये यहीं रुकेगा। गहन वीरता और लीफ डाउ डेनियर को इस शून्य में कैद किया गया था, विशाल बेड़ियों के साथ रखा गया था, जिससे उनके लिए वास्तव में अपनी ऊर्जा कला का उपयोग करना संभव नहीं था। लगभग जैसे ही वो आया, छोटू समझ सकता था कि गहन वीरता के भीतर एक अविश्वसनीय ध्वंसात्मक शक्ति पनप रही थी, उबल रही थी, बस विस्फोट होने के लिए तैयार थी। बगल में लीफ डाउ डेनियर पतला और क्षीण लग रहा था, लेकिन वो केवल एक मकाब था। वो वास्तव में गहन वीरता की तुलना में और भी अधिक प्रभावशाली ऊर्जा कला की खेती कर रहा था, और उसकी क्विंटेसेंशियल ब्लड और महत्वपूर्ण ऊर्जा पहले की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत थी। वो दोनों इस बात को अच्छी तरह से छिपा रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी छोटू की आंखों पर ऊन नहीं खींच सका। इतना मजबूत गहन वीरता का शक्ति सूचकांक वास्तव में 5000 पर है, और उसका मानसिक पैमाना भयानक स्तर के करीब आ रहा है। ग्रेट नेक्रोपोलिस का ईश्वर शक्ति बीज भी बदल रहा है, जिससे कब्रिस्तान की ईश्वर शक्ति उसमें प्रवाहित हो रही है। शुक्र है इन चीजों को मेरे भाग्य के पहिए से छिपाया नहीं जा सकता। लगभग उसी क्षण में उन दोनों ने उसे पास आते हुए देखा। हम मौत के कगार पर हैं छोटू, लीफ डाउ डेनियर ने कहा। क्या आप हमें जाने नहीं दे सकते? हम अब आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं। मौत के कगार पर हैं, छोटू ने ठंडे स्वर में कहा। उसने अपनी उंगलियां चटकाई। पाप पाप। प्रकाश की एक किरण निकलकर लीफ डाउ डेनियर में घुस गई, जिससे वो गुब्बारे की तरह फूल गया। उसकी मांसपेशियां जल्दी से भर गईं, जब तक कि वे ऐसे नहीं दिखते कि वो ग्रेनाइट से बने हों। लीफ डाउ डेनियर का पावर इंडेक्स वास्तव में 4000 पर बंद हो रहा था, जो पहले की तुलना में काफी बेहतर था। यह सब उसकी वजह से नहीं था, जाहिर है अपने बचने की उम्मीद में गहन वीरता ने उसकी मदद की थी। छोटू हंसा। मुझे लगता है कि जब आपने कहा कि मौत के कगार पर हो, तो आपका वास्तव में मतलब था कि पहले की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत, है ना? तुम, लीफ डाउ डेनियर ने उसे बांधने वाली जंजीरों के खिलाफ दबाव डालते हुए कहा। दुर्भाग्य से वे उसके टूटने के लिए बहुत मजबूत थी। छोटू, तुम जंगली हो। मैंने उस सारी शक्ति को बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। मुझे मत बताओ कि तुम इसे छीन लेने जा रहे हो। मैं आगे से तुम्हें कभी पार न करने की शपथ लूंगा। गहन वीरता ने ठंडे स्वर में सूंघा। तुम रीढ़हीन कायर, लीफ डाउ डेनियर। मैंने आपकी साधना को बेहतर करने में मदद की, लेकिन जब महत्वपूर्ण मौका आता है तो आप तुरंत दया की भीख मांगना शुरू कर देते हैं। अगर हम मरते हैं तो हम मरते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। छोटू की ओर देखते हुए उसने कहा। तुम क्या कर रहे हो? कुछ भी अच्छा नहीं लगता? तुम ऐसा कह सकते हो, छोटू ने जवाब दिया। मैं यहां तुम्हें ले जाने के लिए एक छोटा सा प्रयोग करने आया हूं, और ये मत सोचना कि सिर्फ इसलिए कि तुमने साधना में थोड़ी प्रगति की है, उस ईश्वर शक्ति के बीच के धन्यवाद, तुम मेरे साथ कुछ भी कर पाओगे। जहां तक मेरा सवाल है, तुमने जो भी प्रगति की है वो दयनीय है। बस इसी के साथ उसने अपना हाथ हिलाया। जंजीरें टूट गईं, जिससे गहन वीरता मुक्त हो गया। चलो, छोटू ने कहा। धड़ धड़ धड़। जैसे ही गहन वीरता मुक्त हुआ, उसने सीधे छोटू पर घूसा चला दिया। ये एक अत्यंत प्रभावशाली कदम था, जिसके कारण उसके पीछे ग्रेट नेक्रोपोलिस का प्रक्षेप दिखाई दिया। देवताओं को दफनाओ, स्वर्ग को दफनाओ, अमर को दफनाओ, इंसानों को दफनाओ। ये एक मुट्ठी हड़ताल थी जो भयानक विशेषज्ञों को काट सकती थी, और इसने ग्रेट नेक्रोपोलिस की शक्ति को असंख्य वर्ल्ड्स मोनार्क चार्ट में शामिल कर दिया। लगभग तुरंत गहन वीरता एक महान देवता की तरह लग रही थी। हालांकि छोटू ने अपने स्वयं के एक सांसारिक मुट्ठी के साथ हमले का सामना किया, जो सीधे प्रोफाउंड वेलर की छाती में पटक दिया। गोंग। गहरा वीरता रबर की गेंद की तरह हवा में उछल गई। उसके मुंह से खून निकल रहा था, फिर वापस नीचे गिर गया और जमीन में पटक दिया। वो एक पिटा कुत्ते की तरह दिख रहा था, उठने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन छोटू ने उसे फिर से नीचे गिरा दिया। फिर छोटू ने हाथ बढ़ाया, उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे ले गया। ये सब देखकर लीफ डाउ डेनियर को लगा जैसे उसका दिल जम रहा हो। क्या मेरे पास अभी भी मौका है?
नहीं, यहां तक कि अगर आप मजबूत हो जाते हैं तब भी आप अंततः मरने वाले हैं। मैं तुम्हें शाप देता हूं छोटू, मैं तुम्हें एक भयानक मौत मरने का शाप देता हूं। उस समय के आसपास सम्राट हार्ट सेलेस्टियल दिखाई दिया, जिसके बगल में सबसे बड़ा भाई एन यीरू और अन्य थे। अब जब आप ठीक हो गए हैं, सम्राट हार्ट सेलेस्टियल ने कहा, आपके फॉर्चुनेट रक्त को फिर से निकालने का समय आ गया है। ये वास्तव में हमारे अधीनस्थों की मदद करने वाला है। लीफ दाओडेनियर को पकड़कर उसने एक लंबी सुई बनाई और उसमें घोंप दिया, जिससे निष्कर्षण प्रक्रिया शुरू हो गई। लीफ दाओडेनियर उस मोटे सुअर की तरह चिल्लाया जो वो बन गया था। महात्मा जेड के सामने गहन वीरता को उछालते हुए छोटू ने कहा, तो अच्छा, आपको क्या लगता है गहन वीरता? क्या आप वास्तव में मानते हैं कि आपके पास मुझसे लड़ने के लिए क्या है? अगर आप चाहो तो मुझे मार डालो, मुझे प्रताड़ित भी करो, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप मुझे कुछ शैतान कला विकसित करने के लिए एक प्रयोग के रूप में उपयोग कर सकते हैं तो आप गलत हैं। चलो, मुझे सताओ, अपने उस नर्क संकट को बाहर लाओ, मुझे परवाह नहीं। ये सिर्फ मेरी इच्छा के लिए प्रशिक्षण होगा। मैंने पहले ही अपने दिव्य बीज को उच्च स्तर पर धकेल दिया है और अब ग्रेट नेक्रोपोलिस के साथ एक हो गया हूं। जब तक ये रहेगा मैं रहूंगा। तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। यहां तक कि अगर आप मुझे जितना हो सके कसकर सील कर देते हैं तो आप मुझे और अधिक दिव्य शक्ति बनाने से नहीं रोक सकते। सच में? छोटू का हाथ गहन वीरता के सिर पर चिपक गया और उसने एक शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल को उजागर कर दिया। तुरंत बल ने गहन वीरता की चेतना के समुद्र में दिव्य शक्ति के बीज पर ताला लगा दिया। हालांकि नो मैटर कैसे उसने खींचा, ये नहीं हिला। और जैसे ही वो आगे के प्रयास करने के लिए तैयार हुआ, ग्रेट नेक्रोपोलिस की असीम दिव्य शक्ति ने गहन वीरता में डाल दिया, उसे और भी पूरी तरह से दिव्य शक्ति के बीज के साथ मिला दिया और गहन वीरता को पत्थर की तरह कठोर बना दिया। छोटू द्वारा बीज लेने की कोशिश करना बंद करने के बाद ही प्रोफाउंड वेलर का शरीर अपनी मांस और रक्त अवस्था में लौट आया। छोटू ने चाहे जो भी कोशिश की वो असफल रहा। दिव्य शक्ति के बीज को जबरन हटाने के हर प्रयास के परिणाम स्वरूप ग्रेट नेक्रोपोलिस की शक्ति ने उसका विरोध किया। इसके अलावा अगर वो गहन वीरता पर प्रहार करता है और उसे घायल करता है तो वही शक्ति उसे ठीक कर देगी। इसने उन्हें सच्चे शैतान अदूषित असंख्य कल्प और क्लेश शरीर की याद दिलाई। एकमात्र हमला जो वास्तव में उसे नुकसान पहुंचा सकता है वो होगा जो इसी तरह ग्रेट नेक्रोपोलिस की शक्ति द्वारा समर्थित था। उत्तराधिकारी उत्तराधिकारियों को मार सकते थे, लेकिन दुर्भाग्य से छोटू एक उत्तराधिकारी नहीं था। माना जाता है कि विल एक्सप्रेशन सेम्प्ट संप्रदाय में उत्तराधिकारी शिष्य थे, लेकिन वे सभी प्रशिक्षण के लिए बाहर गए थे और वर्षों से नहीं देखे गए थे। अच्छा, तो आपको क्या लगता है छोटू? गहन वीरता ने कहा, तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते, तुम मुझे कभी नहीं मार पाओगे। वो वास्तव में नहीं जानता कि उसके लिए क्या अच्छा है ना? छोटू ने क्लोन से कहा। फिर उसने क्लोन को सिर हिलाया। तुरंत क्लोन ने गहन वीरता को उसके सिर के ऊपर से पकड़ लिया और असंख्य वर्ल्ड्स मोनार्क चार्ट की दिव्य शक्ति को उसके पास भेजा ताकि दिव्य शक्ति के बीज को सील कर दिया जाए। तुरंत बीज ने वापस लड़ना शुरू कर दिया, लेकिन चूंकि वे उसे इसलिए नहीं निकाल रहे थे कि वो निकाल नहीं पा रहे थे, बल्कि सील करने के लिए, इसलिए प्रयास काम कर गया और बीज को सील कर दिया गया। उसने कहा कि क्लोन गुप्त रूप से इस बात पर आश्चर्यचकित था कि उसने कितना प्रयास किया। एक मशीन इंजन और असंख्य मोनार्क चार्ट के साथ भी वो एक विशाल अजगर को पश्ती करने के समान था। तुम ये तकनीक विकसित करने जा रहे हो, चाहे तुम चाहो या नहीं। छोटू ने अपनी हथेली बाहर निकाली और प्रोफाउंड वेलर के पेट पर डेंटियन क्षेत्र के ऊपर प्रहार किया, जिससे कुछ क्लेश ऊर्जा उसके अंदर भेज दी। वो सीधे उसे तकनीक विकसित करने और सच्चे शैतान अदूषित असंख्य कल्प और क्लेश शरीर विकसित करने के लिए मजबूर कर रहा था। गहन वीरता की वास्तविक ऊर्जा ने वापस लड़ाई की, लेकिन ये तकनीक के सामने खड़े होने में सक्षम नहीं थी। तुरंत क्लेश की शक्ति ने उसे भरना शुरू कर दिया। 1, 2। जल्द ही गहन वीरता 10 क्लेशों के स्तर पर पहुंच गई, लेकिन वो अभी भी रुकने के करीब भी नहीं थी। लगभग तुरंत गहन वीरता ने सच्चे शैतान अदूषित असंख्य कल्प और क्लेश शरीर को 10 क्लेशों के स्तर पर महारत हासिल कर ली थी। जैसा कि ऐसा हुआ, उसे अचानक एहसास हुआ कि ग्रेट नेक्रोपोलिस की दिव्य शक्ति के साथ नई तकनीक को मिलाने से उसे सभी प्रकार की अविश्वसनीय दिव्य शक्तियों तक पहुंच मिल रही थी। वो अचानक जोर से हंसने लगा। तो तुम वास्तव में मेरी मदद कर रहे हो छोटू? क्या तुम आत्महत्या जैसा कुछ महसूस कर रहे हो? न सिर्फ मैं यहां नहीं मर रहा हूं, बल्कि मैं वास्तव में ग्रेट नेक्रोपोलिस की दिव्य शक्तियों के बारे में और अधिक ज्ञान प्राप्त कर रहा हूं। मैं मजबूत होता जा रहा हूं। तुम मुझे हरा सकते हो, मुझे प्रताड़ित कर सकते हो, लेकिन तुम मुझे वास्तव में कभी मार नहीं सकते।
मैं मजबूत और मजबूत होता जा रहा हूं, और जब मैं अंत में भयानक स्तर पर पहुंच जाऊंगा तो असंख्य वर्ल्ड्स मोनार्क चार्ट भी मुझे कैदी नहीं रख पाएगा। जल्दी करो और अपनी वास्तविक ऊर्जा येड में भेजो, छोटू ने उसकी बहादुरी को नजरअंदाज करते हुए कहा। मानसिक दासता शक्तियों को आकर्षित करते हुए और इस तथ्य का लाभ उठाते हुए कि दिव्य शक्ति को सील कर दिया गया था, उन्होंने गहन वीरता को अपनी ऊर्जा येड में भेजने के लिए मजबूर किया। बज बज बज। येड ने अजीब आवाजें की, लेकिन प्रवाह को स्वीकार करने के बजाय उसने मानसिक शक्ति को गहन वीरता में वापस प्रवाहित किया, जिससे और भी परिवर्तन हुए। घड़घड़ाहट। उसका अदूषित शरीर फिर से सुधर गया और साथ ही मानसिक शक्ति उसके चेतना के समुद्र में प्रवाहित हो गई, जिससे वो तुरंत भयानक स्तर पर पहुंच गया। ऐसा था जैसे अनगिनत सूर्य और चंद्रमा उसके चेतना के समुद्र में उदय हुए, फिर वापस गिर गए। बाद में उनकी नवजात दिव्यता और इच्छा तब तक चढ़ती रही जब तक कि उनका मानसिक पैमाना एक नहीं हो गया। फिर ये जारी रहा, 2, 3, 4, 5। तभी ये धीमा होने लगा। ये बुरा है छोटू, उसका क्लोन भौंका। मैं उसे नियंत्रित नहीं कर सकता, वो भयानक स्तर पर है। उनका मानसिक पैमाना बहुत तेजी से चढ़ रहा है। ग्रेट नेक्रोपोलिस की दिव्य शक्ति के साथ असंख्य वर्ल्ड्स मोनार्क चार्ट उसे नियंत्रण में रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। अचानक ग्रेट नेक्रोपोलिस की असीम दिव्य शक्ति क्लोन से टकरा गई, जिससे वो दर्जनों मीटर दूर किनारे पर उड़ चला गया। यदि ये इस तथ्य के लिए नहीं होता कि वे असंख्य वर्ल्ड्स मोनार्क चार्ट में थे, तो वो तुरंत मारा जाता। पागलों की तरह हंसते हुए गहन वीरता ने कहा, मैं भयानक स्तर पर हूं, मेरा सपना सच हो गया है। असंख्य वर्ल्ड्स मोनार्क चार्ट अब मुझे नियंत्रण में नहीं रख सकता, और मैं ये येड का टुकड़ा भी ले रहा हूं। मैं तुम्हें कभी मुक्त नहीं करूंगा छोटू। अगली बार जब हम मिलेंगे तो तुम मर चुके हो। तीव्र गड़गड़ाहट की आवाजें सुनी जा सकती थी, जैसे जैसे प्रकाश की असंख्य धाराएं निकलती थीं। वे सभी ग्रेट नेक्रोपोलिस के एक ही पत्थर जैसे रंग की थी। जैसे जैसे वो उसके चारों ओर घूमती थी, ऐसा लग रहा था कि वो वास्तव में असंख्य वर्ल्ड्स मोनार्क चार्ट में एक छेद खोलने के करीब था। ग्रेट नेक्रोपोलिस ने देवताओं के लिए प्राचीन सड़क के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर दिया, और स्पष्ट रूप से एक टॉप देवता वस्तु थी। ये अमर दुनिया का उत्सर्जन कर सकता था, और इसमें सभी प्रकार की अन्य बहुत ही शानदार शक्तियां थीं। वास्तव में कोई वास्तव में नहीं जानता था कि ये क्या करने में सक्षम है, और ये पता लगाने के लिए किसी को इसकी वास्तविक गहराई का पता लगाना होगा, जो आज तक किसी ने नहीं किया। प्राचीन सड़क के निष्पादकों के सम्राट भी नहीं। गहन वीरता के शब्दों के जवाब में छोटू बिना किसी शोर के अपने पैरों पर खड़ा हो गया और 24 क्लेशों की शक्ति और 18 के अपने मानसिक पैमाने पर आकर्षित किया। उसी समय उसके हाथ में जहरीली ऊर्जा से भरा एक मोती दिखाई दिया, जिसे उसने गहन वीरता की ओर धकेल दिया। गहन वीरता ने अभी अभी येड का टुकड़ा पकड़ा था, इसलिए उसने अपने दूसरे हाथ से छोटू के हमले को पाम किया, जिससे ग्रेट नेक्रोपोलिस गॉड पावर की एक धारा निकली। जब वे टकराए तो छोटू कांप गया, लेकिन गहन वीरता 9 मीटर पीछे गिर गया। आखिरकार उनकी हाल ही की सफलता के बावजूद उनका मानसिक पैमाना केवल 5 था, जबकि छोटू का 18 वर्ष का था। इसके अलावा छोटू के पास अदूषित शरीर और हेल क्रशिंग गॉडमैंथ की ताकत थी, एक ऐसा संयोजन जो पहले कभी नहीं देखा गया था। साथ ही उसके पास बाद का 2/3 संयोजन था, जिसकी बराबरी प्राउड हेवन भी नहीं कर सकता था। ये सब उसे कुछ सबसे मजबूत उत्तराधिकारियों के खिलाफ भी ऊपरी हाथ देगा। उसने कहा कि भले ही गहन वीरता को पीछे हटा दिया गया था, लेकिन वो चोटिल नहीं लग रहा था। येड को पकड़कर वो बाहर निकलने के लिए मुड़ा। बाहर पहुंचकर उसने एक छेद खोलना शुरू कर दिया, लेकिन उसी समय वो अचानक चिल्लाया, क्योंकि उसका हाथ काला पड़ गया था। जब छोटू का चरवाहे से सामना हुआ था, तो चरवाहे ने छोटू को जहर से मारने की कोशिश की थी। छोटू जहर लेने और उसे एक शरीरा में बदलने में सफल रहा था, और ठीक यही वो कुछ था जो उसने अभी गहन वीरता पर उपयोग किया था। शुरुआती झड़प पर गहन वीरता ठीक महसूस हुई, लेकिन थोड़ी ही देर में जहर उसके शरीर में फैल गया था। पागल, उसने इसे बाहर निकालने के लिए अपनी वास्तविक ऊर्जा को इसके खिलाफ फेंक दिया, लेकिन यह केवल न्यूनतम प्रभावी था। फिर अप्रत्याशित रूप से जहर को बाहर निकालने के लिए किसी भी सीमा या दूरी की नजरअंदाज करते हुए ग्रेट नेक्रोपोलिस की दिव्य शक्ति ने उसमें प्रवाहित होना पड़ा। यही वो समय था जब छोटू ने अपनी हथेली से फिर से प्रहार किया, प्रोफाउंड वाइलर की चेतना के समुद्र में हमला किया। शैतान भगवान सील को शक्ति देने के लिए 18 के अपने मानसिक पैमाने का उपयोग किया, जिसे उसने सीधे ईश्वर शक्ति के बीच पर रखा। गहन वीरता तुरंत लगभग पागलपन की स्थिति में बदल गई।
ये क्या विश्वासघात है छोटू, तुम बर्बर। लेकिन ये अभी भी मुझे मारने के लिए पर्याप्त नहीं है। मैं अब एक भयानक विशेषज्ञ हूँ। मैं स्वर्ग के नीचे अद्वितीय हूँ, हमेशा के लिए अविनाशी हूँ। महान कब्रिस्तान मेरी आत्मा है, इसलिए जब तक ये अस्तित्व में है मुझे नष्ट नहीं किया जा सकता। इंपीरियल स्वर्ग पूर्व शुरुआत, छोटू ने कहा। मानसिक दास्ता। अभी तक सब कुछ छोटू की योजना के अनुसार चल रहा था। दुर्भाग्य से मानसिक दास्ता तकनीक अब गहन वीरता पर काम नहीं करेगी। वो बस बहुत मजबूत था। उसने सीलिंग के निशान से जूझना जारी रखा, लेकिन उसी समय जेड के टुकड़े पर एक मजबूत पकड़ बनाए रखी, जिसे वो जानता था कि वो बिल्कुल खोने का जोखिम नहीं उठा सकता था। बेशक छोटू वास्तव में उस पर मानसिक दास्ता करने की कोशिश नहीं कर रहा था, इसके बजाय वो उसका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा था। जल्दी करो और अपनी असली ऊर्जा जेड में भेजो, उसने सोचा। जहर से छुटकारा पाने का यही तरीका है। उनके विचार हृदय शैतानों की तरह गहन वीरता के माध्यम से उभरे, जो छोटू को सुझाव प्रदान करते थे। ये कुछ ऐसा था जिसे उसने चरवाहे से उठाया था। पलक झपकते ही गहन वीरता ठीक वैसा ही करने की भ्रमित इच्छा से भर गई। घड़घड़ाहट। गहन वीरता ने जेड में और अधिक सच्ची ऊर्जा डाली, जिसने एक बार फिर उसे मानसिक शक्ति वापस भेज दी। हालांकि ये देखते हुए कि जेड को तब से संचालित नहीं किया गया था जब से उसने मूल रूप से इसे सुखा दिया था, उसे खेती के आधार को कोई बड़ा बढ़ावा नहीं मिला। गरजते हुए उसने जेड में और अधिक शक्ति फेंकी, केवल उसे वापस भेज दिया। अभिव्यक्ति टिमटिमाते हुए वो बड़बड़ाया, जेड जहर को क्यों नहीं फंसा रहा है। इसके बाद उसने ग्रेट नेक्रोपोलिस की ईश्वर शक्ति को आकर्षित किया, इसे जेड में तोड़कर अपने साथ जहर ले जाना। उसने ऐसा कई बार किया, इस उम्मीद में कि यही जीत की कुंजी है। और ये तब था जब गुरुत्वाकर्षण बल अंततः जेड के भीतर दिखाई दिया। जेड के पास इसके संचालन को नियंत्रित करने वाला कोई निर्धारित पैटर्न या नियम नहीं था, लेकिन अगर कोई इसमें हजारों बार शक्ति भेजता है तो ये अंततः ट्रिगर हो जाएगा। ब्ज़, ब्ज़। जेड ने अंततः गहन वीरता को चालू कर दिया। पलक झपकते ही उसने खुद को एक बुरे सपने में पाया। उसकी सारी सच्ची ऊर्जा और मानसिक शक्ति जेड में बहने लगी और वो उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता था। यहां तक कि ईश्वर शक्ति का बीज भी कांपने लगा था। छोटू ने कई परीक्षण किए थे और इन स्थितियों में क्या हुआ इसकी पुष्टि की थी। ये हमेशा एक व्यक्ति के बारे में सब कुछ अवशोषित करेगा जब तक कि वे अंततः राख में कम नहीं हो जाते। इसने जादुई ठकानों को भी नहीं बख्शा। ये सब कुछ कुचल देगा, इसे अंदर चूस लेगा और इसे किस किस क्या में बदल देगा। ये जेड अनसुने तरीके से दबंग था। अंत में छोटू देख सकता था कि महात्मा जेड ने ग्रेट नेक्रोपोलिस की ईश्वर शक्ति के बीजों में से एक की शक्ति को अवशोषित करने के बाद क्या होगा। महान कब्रिस्तान ईश्वर शक्ति, गहरा वीरता चिल्लाया, पूरी तरह से जानते हुए कि उसने अचानक खुद को बेहद खतरनाक स्थिति में पाया था। दुर्भाग्य से ईश्वर शक्ति ने कोई अच्छा काम नहीं किया और इससे बुरी बात यह थी कि वो जेड को भी नहीं गिरा सकता था। जैसे जैसे ईश्वर शक्ति का बीज और विन्हविक रूप से कांपने लगा, उसका सदमा बढ़ गया। अजेय महान कब्रिस्तान नवनियुक्त परमेश्वर। जैसे ही उसने ईश्वर शक्ति के बीज की पूरी शक्ति को आकर्षित किया, पूरे असंख्य विश्व सम्राट चार्ट हिलने लगे। अमर हत्या करने वाले क्लोन का चेहरा राख हो गया जब ईश्वर शक्ति की एक धारा नीचे उतरी, सभी बाधाओं को तोड़ते हुए असंख्य विश्व सम्राट चार्ट में प्रवेश करती है। जाहिर है ये राजा अमर हत्याकारियों की महिमा की सीधी चुनौती थी। दुर्भाग्य से इसने प्रोफाउंड वेलर की मदद नहीं की। यद्यपि अब यह स्पष्ट हो गया था कि ग्रेट नेक्रोपोलिस असंख्य विश्व सम्राट चार्ट की तुलना में एक उच्च स्तरीय देवता वस्तु थी। समस्या ये थी कि यह अभी तक पूरी तरह से अनलॉक नहीं किया गया था। छोटू ने प्रोफाउंड वेलर के गॉड पावर बीज को निकालने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ किया, लेकिन असफल रहा। इसके विपरीत जेड द्वारा लगाया गया बल ग्रेट नेक्रोपोलिस की शक्ति के इस आंशिक संस्करण के खिलाफ लड़ने के लिए बहुत अधिक था। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से जेड प्रबल हो रहा था। गहन वीरता मुरझा रही थी और सांस लेने के लिए हाँफ रही थी। यद्यपि कब्रिस्तान की शक्ति अनंत लगती थी, बीज को धीरे धीरे जेड के टुकड़े की ओर गहन वीरता की बाह से नीचे खींचा जा रहा था। गहन वीरता वहां मंडरा रहा था, चेहरा सदमे से भरा हुआ था जब उसने बीज को धीरे धीरे निगलते हुए देखा। छोटू ने सिर हिलाया। तभी उसे एहसास हुआ कि ये जेड कितना शक्तिशाली था। आए। अंत में गहन वीरता ने एक लंबी चीख छोड़ी और मौत में ढह गया। ग्रेट नेक्रोपोलिस का दिव्य बीज जेड द्वारा पूरी तरह से अवशोषित कर लिया गया। छोटू ने शोध करने में 1000 साल से अधिक समय बिताया था, लेकिन उन्हें भी पता नहीं था कि अब क्या होगा। ये तथ्य कि महात्मा जेड ने गहन वीरता की मानसिक शक्ति, मांस और रक्त को अवशोषित कर लिया था, लगभग अप्रासंगिक था। वास्तव में जो महत्वपूर्ण था वो ये था कि उसने ईश्वर शक्ति का बीज ले लिया था। वे बीज उत्तराधिकारी शक्तियां प्राप्त करने का एकमात्र तरीका थे, और अगर जेड ने पहले की तरह काम किया था तो उसे वो शक्ति फिर से प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए जिसे उसने बिना किसी सीमा के चूसा था। दूसरे शब्दों में, बीज के अंदर जो शक्ति थी उसे लेने से व्यक्ति उत्तराधिकारी हो जाएगा, और एक सामान्य उत्तराधिकारी नहीं, बल्कि वो जिसका अपनी शक्तियों पर पूर्ण स्तर का नियंत्रण था।
इस बात के साथ ही छोटू ने महात्मा जेड में अपनी असली ऊर्जा भेजने का हिम्मत नहीं किया। उसे नहीं पता था कि अगर उसने ऐसा किया तो क्या होगा, और वो इस तरह अपनी जान जोखिम में डालना नहीं चाहता था। आखिरकार अगर जेड ग्रेट नेक्रोपोलिस की शक्ति को दूर कर सकता था तो इससे लड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत क्या हो सकता था। मूल रूप से छोटू को वास्तव में उम्मीद थी कि दोनों शक्तियां समान रूप से मेल खाएंगी और वो संघर्ष से कुछ सीख सकता है, फिर दोनों को दबा सकता है। दुर्भाग्य से ये योजना विफल हो गई थी। फिर भी उनके शोध और अध्ययन के सत्रों को एक लूप के लिए फेंक दिया गया था। उन्होंने और उनके क्लोन ने एक नज़र का आदान प्रदान किया। वे दोनों स्पष्ट रूप से जेड में मानसिक शक्ति को अवशोषित करने के लिए खुजली कर रहे थे। दुर्भाग्य से जीने की संभावना केवल 50-50 थी, जिसका मतलब था कि मरने की संभावना भी उतनी ही थी, और ये बहुत जोखिम भरा था। छोटू, तुम मुझे अदूषित देह विकसित करने में मदद क्यों नहीं करते हो? क्लोन ने कहा। यह वास्तव में शक्ति में भारी वृद्धि प्रदान करता है। क्या तुम्हें यकीन है? छोटू ने जवाब दिया। उसके चेहरे पर एक बहुत ही गंभीर भाव था। एक बार जब आप इसकी खेती करना शुरू कर देते हैं तो आप वापस नहीं जा सकते। साथ ही आपका भौतिक शरीर जितना मजबूत होता जाता है, ये आपकी इच्छा पर उतना ही अधिक दबाव डालता है। ये अच्छा है कि हमारे पास महात्मा जेड है, लेकिन ये देखते हुए कि हम इसे नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, तो ये इस समय इसे रिलेटिवली बेकार बना देता है। ये ठीक होना चाहिए, क्लोन ने उत्तर दिया। चूंकि हमने पहले ही महात्मा जेड के टुकड़े इकट्ठे करना शुरू कर दिया है, तो हमें निश्चित रूप से एक दिन जवाब मिलेगा। ठीक है तो ठीक है। किंग इमॉर्टल स्लेयर के लेगेसी पदकों की मदद से छोटू ने क्लोन में कुछ क्लेश ऊर्जा प्रदान की, और जल्द ही उसने 30 क्लेश के स्तर तक अदूषित देह की खेती की। दिव्यता सितारों के कारण वो औसत व्यक्ति की तुलना में बहुत तेजी से ऊर्जा कलाओं को विकसित कर सकता था, और उसकी मानसिक एकीकृति पहले से ही भयानक स्तर पर थी। दूसरे शब्दों में वो बिना किसी दुष्प्रभाव के 30 क्लेश के स्तर तक पहुंच सकता था। इसके अलावा मानसिक स्केलिंग सिस्टम और उन्हें ईंधन देने की घन पावर के साथ उसके लिए 100 क्लेश के स्तर तक बढ़ना पूरी तरह से संभव था। हालांकि अब ऐसा करना बेहद बेवकूफ़ी होगी। 30 क्लेश काफ़ी मजबूत थे, और यद्यपि इसने क्लोन को छोटू के समान स्तर पर नहीं रखा, जो अदूषित देह को नर्क कुचलने वाली गॉड मैमथ की ताकत के साथ जोड़ सकता था, लेकिन ये पर्याप्त था कि क्लोन दैत्यों के प्राचीन रास्ते पर अधिकांश स्थितियों पर हावी हो सकता था। इस प्रक्रिया को पूरा होने में 100 साल लगे। उस समय छोटू ने अंततः असंख्य विश्व सम्राट चार्ट छोड़ दिया। ऋषियों और महात्माओं के हेल में उसका मिशन बहुत फायदेमंद था। उसने अविश्वसनीय लूट हासिल की थी और अपने मानसिक पैमाने को 18 तक धकेल दिया था। दुर्भाग्य से वो अभी भी भयानक स्तर पर पहुंचने में विफल रहा था। न ही उसके शोध और अध्ययन के व्यापक सत्रों ने कोई ठोस परिणाम दिया। संप्रदायों की बड़ी सभा का समय आ गया था। महाशक्ति संप्रदायों के एक मेजबान प्राचीन रास्ते के निष्पादकों के खिलाफ लड़ने के लिए सेना में शामिल होने के बारे में बात कर रहे थे, और दैत्य शैतानों की तरह एक लीग लॉर्ड का चुनाव करने जा रहे थे। अचानक छोटू को लगा जैसे इतिहास खुद को दोहरा रहा है। अमर दुनिया की शुरुआत में दाओ डिफेंस लीग नेतृत्वहीन थी, और लीग लॉर्ड का चुनाव करने की प्रक्रिया के दौरान उन्हें रेडियंस एंड लाइट का दूत नियुक्त किया गया था। आखिरकार उसने अपने वरिष्ठ को हड़प लिया था, जिससे ग्रैंड एम्परर रेस फायर रेज हेवन को अपना नाम बदलकर यांग धार्मिकता करने और उसका नौकर बनने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस बार ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि उन्हें पिछली बार की तरह उच्च पद मिले। देवताओं के लिए प्राचीन मार्ग के महाशक्ति संप्रदायों में उतने ही शीर्ष विशेषज्ञ थे जितने आकाश में बादल थे। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे छोटू आकम मोंग धर्म ट्रेजरी जैसे लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके, खासकर इससे पहले कि वो खुद भयानक स्तर पर पहुंच जाए। अभी उनकी मुख्य योजना अपने वर्तमान संप्रदाय के भीतर मजबूत होते रहना था, और उसके बाद ही वो गठबंधन के भीतर उठने की कोशिश करेंगे। गठबंधन में अग्रणी भूमिकाएं निश्चित रूप से अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली पुराने समय के लोगों द्वारा ली जाएंगी। वो वास्तव में इस सभा की प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि ये उसका पहला सच्चा रूप होगा कि देवताओं के लिए प्राचीन मार्ग पर अन्य प्रकार के विशेषज्ञ क्या मौजूद थे। सेक्टर लॉर्ड विल मैनिफेस्टेशन के बारे में वो जो बता सकता था, उससे छोटू को पता था कि उस आदमी के पास शक्तिशाली संसाधन हैं जो छिपे हुए हैं। छोटू संप्रदाय के मालिक के साधना के आधार का आकलन भी नहीं कर सका, लेकिन वो काफी हद तक निश्चित था कि वो जितना दिखता था उससे कहीं अधिक मजबूत था। बेशक ये केवल उम्मीद की जानी थी। एक बहुत मजबूत संप्रदाय के बिना विल मैनिफेस्टेशन हेवन संप्रदाय लंबे समय से नष्ट हो गया होता। आह, क्या अफसोस की बात है, छोटू ने कहा। वो ईश्वर शक्ति बीज अब महात्मा जेड में है, और मुझे नहीं पता कि मैं इसे कब निकाल पाऊंगा और इसका उपयोग कर पाऊंगा। वो अभी के लिए शोध के साथ किया गया था। आखिरी चीज जो वो चाहता था वो किसी यादृच्छिक व्यक्ति पर जेड का परीक्षण करना था और उन्हें अचानक एक शक्तिशाली उत्तराधिकारी बनाना था। यद्यपि वो अंत में उन्हें नियंत्रण में लाने में सक्षम हो सकता है, लेकिन ऐसा करने में उसे जो महत्वपूर्ण ऊर्जा खर्च करनी होगी उसके लायक नहीं होगा। जल्द ही वो विल मैनिफेस्टेशन हेवन संप्रदाय के क्षेत्र में वापस आ गया। संप्रदाय कुछ हंगामे में था।
हर कोई अपनी खेती पर उग्र रूप से काम कर रहा था और बहुत से लोग सफलताएं प्राप्त कर रहे थे। बेशक इसमें से अधिकांश छोटू के लिए धन्यवाद था और इस तरह से उन्होंने जूनियर संप्रदाय बनने के बाद संप्रदाय को व्यवस्थित किया था। सभी पीक लॉर्ड्स उनकी पूरी प्रशंसा में थे। बेशक छोटू निष्पादकों के खजाने के भंडार के बारे में नहीं भूला था। जहां तक संप्रदाय के मालिक की बात है, उसने 7 निष्पादकों और कनिष्ठ अधीक्षक की लाशें ले ली थीं और उनका उपयोग अपनी कुछ ऊर्जा कला को आगे बढ़ाने के लिए कर रहा था। वे 8 शीर्ष विशेषज्ञ थे। ये घोस्ट एस और उसके 3 साथियों के लिए विशेष रूप से सच था, जिनमें से सभी के पास शाही खून था। छोटू को उनका थोड़ा अध्ययन करना अच्छा लगता था और अब वो बहुत उत्सुक था कि संप्रदाय का मालिक उनके साथ वास्तव में क्या कर रहा था। छोटू को ये पता था कि जब राक्षस शैतानों ने निष्पादकों के मांस को खा लिया तो इसने उन्हें अविश्वसनीय दिव्य क्षमताओं तक पहुंच प्रदान की और उनके संविधान को काफी बढ़ा दिया। ये पता लगाने के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि संप्रदाय के मालिक के पास किसी प्रकार की शैतान कला थी और वो धार्मिक और बुरी साधना प्रकारों का संयोजन बनाने के लिए किसी अन्य तकनीक का उपयोग कर रहा था। किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना दुर्लभ था जो शैतान कलाओं का मुकाबला कर सके, बिना पहले उन्हें कुछ हद तक उपयोग करने में सक्षम हुए। संप्रदाय के मालिक के पास कुछ शाश्वत और भाग्यवान रक्त भी था, साथ ही असंख्य दुनियाओं के मोनार्क चार्ट के भीतर से बहुत सारे खजाने थे जिनका उपयोग वो अब अपने एकांत साधना सत्र में कर रहा था। संप्रदाय की गहराई में देखते हुए छोटू ने देखा कि संप्रदाय के मालिक की ध्यान सुविधा घुप काले रंग का एक समूह था, जिससे ये देखना असंभव हो गया था कि वो क्या कर रहा था। तथ्य यह है कि संप्रदाय का मालिक गुप्त रूप से काम कर रहा था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटू जूनियर संप्रदाय का मालिक था और उसका अधिकार लंबे समय से स्थापित हो चुका था। ग्रैंड माइट पीक, नाग पीक और स्पिरिट वॉल पीक पर नए पीक लॉर्ड्स थे और पिछले पीक लॉर्ड्स के प्रति वास्तव में वफादार लोगों को या तो कैद कर लिया गया था या मार डाला गया था। सभी उद्देश्यों के लिए छोटू ने पूरे विल मैनिफेस्टेशन हेवन संप्रदाय को नियंत्रित किया। वापस आने पर उन्होंने जूनियर सेक्टर लॉर्ड हॉल में एक बैठक बुलाई जिसमें सभी पीक लॉर्ड्स और संप्रदाय के निचले आंगनों के विशेषज्ञों को बुलाया गया। ये अनिवार्य रूप से अदालत का सत्र था। हालांकि यहां तक कि सम्राटों को भी अदालत के सत्र पहले से तय करने पड़ते थे, जबकि छोटू ने बिना किसी चेतावनी के सभी को एक साथ बुला लिया था। ये स्पष्ट रूप से उसकी ओर से शक्ति का प्रदर्शन था। छोटू ने लंबे समय से महसूस किया था कि इस तरह की बैठकें महत्वपूर्ण हैं। यदि कोई नेता अपना सारा समय एकांत में रहस्यमय रहस्यों पर काम करने में बिताता है तो उसके अनुयायी उसे जल्द ही भूल जाएंगे। घंटियां बजी और सामान्य रूप से बोलते हुए इसका मतलब था कि 10 सांसों के भीतर सभी विशेषज्ञों को इकट्ठा हो जाना चाहिए था। हालांकि आज एक अपवाद था। एक पूरे घंटे तक घंटियां बजने के बाद भी जूनियर सेक्टर लॉर्ड हॉल में मौजूद एकमात्र लोग उनके सबसे करीबी अधीनस्थ थे। बाकी विशेषज्ञ कहीं नजर नहीं आ रहे थे। क्या ऐसा हो सकता है कि संप्रदाय में अभी भी ऐसे लोग थे जो उसके अधिकार का सम्मान नहीं करते थे? भौहें चढ़ाते हुए उसने पास के शिष्यों में से एक की ओर देखा और कहा, क्या हो रहा है लाइचाओ युआन? सब लोग कहाँ हैं? मुझे यकीन नहीं है, लाइचाओ युआन ने उत्तर दिया। एक युवक जो पूरी तरह से छोटू की पूजा करता था। वो हेवन ड्रैगन कोर्टयार्ड का मुख्य शिष्य था। जाहिर है उसे बहुत प्रगति करनी थी और वो भयानक स्तर पर होने से बहुत दूर था। तभी अन-ई रूपी भक्ति आई। ये बुरा है छोटू, उसने कहा। ये देखते हुए कि छोटू अब जूनियर संप्रदाय का मालिक था, उसे कभी भी उसके पूरे नाम से नहीं बुलाना चाहिए था, बल्कि उसके पद से बुलाना चाहिए था। तथ्य यह है कि वो इतनी जल्दी में थी कि वो ऐसा करना भूल गई। ये केवल इस बात को दिखाने के लिए था कि वो कितनी चिंतित थी। क्या हुआ? छोटू ने अपनी अभिव्यक्ति को शांत रखते हुए कहा। क्या प्राचीन रोड के निष्पादक सामने आए? ऐसा नहीं है, उसने कहा, थोड़ा गला भराते हुए। 3 महत्वपूर्ण शिष्य वापस आए और ग्रेट नेक्रोपोलिस पीक फील्ड बंजर भूमि में एक बहुत ही खतरनाक स्थान की खोज की। कौन से शिष्यों के पास संभवतः ऐसा करने का साहस होगा? छोटू ने पूछा। उसने पीक फील्ड बंजर भूमि के बारे में सुना था और एक खतरनाक स्थान होने की उनकी प्रतिष्ठा को जानता था। यहां तक कि वहां जाने वाले भयानक विशेषज्ञों को भी बहुत सावधान रहना पड़ता है। किसी के लिए जूनियर संप्रदाय के मालिक को नोटिस दिए बिना शिष्यों का एक बड़ा समूह वहां ले जाना एक खुले उतकावे के बराबर था।